Good morning, student. Today we will discuss about the DOE worksheet number 14. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने वर्कशीट नंबर 39 को डिस्कस किया था सभी स्टूडेंट्स के साथ, और उस वर्कशीट में हमने पढ़ा था बल तथा गति के नियम, गति का प्रथम नियम पढ़ा था। तो जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी, नोटबुक जो भी आपके पास है वो लेकर बैठ जाएं, पेन लेकर बैठ जाएं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बल तथा गति के नियम, गति का दूसरा नियम, वर्कशीट नंबर 14। स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले बल तथा गति के नियम, दूसरा नियम गति का। तो इसमें भी वही जिज्ञासा दीदी और ज्ञान आपस में बात कर रहे हैं। तो ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, क्योंकि उसको गति के पहले नियम की जो बात कर रहा है ज्ञान, कि कोई भी जो वस्तु है उस पर असंतुलित बल लगेगा तो ही वो कार्य करेगा। क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? अब वो ये कह रहा है कि जो आपने जिज्ञासा दीदी मुझे प्रथम नियम में समझाया था, क्या इस बल को की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। तो देखिए, गति का दूसरा नियम ये कहता है किसी वस्तु के संवेग क्या होता है समझेंगे, परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें, एक है वर्ड संवेग जो आपने पहली बार सुना होगा, और एक वर्ड आता है समानुपाती, विकरामानुपाती। देखिए ये वर्ड आप समझ लीजिए, बहुत काम आएगा ये वर्ड। तो ये वर्ड्स को भी समझेंगे हम साथ साथ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान व उसके संवेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं, ठीक है। तो संवेग को ये क्या बता रहा है कि वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित जो भी राशि आती है वो संवेग कहलाती है। यह एक सदिश राशि होती है। देखिए हमें पता है दो तरीके की राशियां होती हैं हमारी, दो तरीके की राशियां होती हैं हमारी। एक होती है संवेग, एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सदिश राशि की। तो सदिश राशि और अदिश राशि दो तरीके की राशियां होती हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग p, तो संवेग को आप किससे दिखाते हैं? p से, और द्रव्यमान को आप दिखाते हैं m से, ठीक है। तो और जो v होता है वो हमारा क्या होता है? वेग। तो देखिए संवेग क्या होता है आप इसको समझिए पहले। संवेग जो होता है हमारा, संवेग होता है p, जो गुणनफल होता है मास और वेग के गुणनफल के बराबर। तो यानी जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा जिस वस्तु का, उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। जिसकी वेलोसिटी यानी जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका भी p यानी संवेग ज़्यादा होगा। और इसकी अगर हम SI यूनिट निकालें तो मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमारा जो SI यूनिट बन गई वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बन गई। SI यूनिट किसी बच्चों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप किलोग्राम जो मास जो है वो किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो गई। तो ये तो पढ़ा हमने संवेग के बारे में। संवेग के बारे में हमें इतना ही ध्यान रखना है, जिस वस्तु का मास ज़्यादा होगा और जिस वस्तु की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उन दोनों का गुणनफल संवेग के बारे में बताता है। यानी संवेग भारी वस्तु का ज़्यादा होगा और तेज वस्तु का ज़्यादा होगा। अब देखिए P इज इक्वल टू mv तो हमने पढ़ लिया, P इज इक्वल टू mv हमने पढ़ लिया। अब हम गति के द्वितीय नियम यानी गति का जो द्वितीय नियम है वो क्या कहता है, उसको हमें उसकी द्वितीय नियम की गणना करनी है। ये पेपर में बहुत आता है, इम्पॉर्टेंट है ये, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करना। इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए। इसमें हम करते हैं जो हमारा P इज इक्वल टू mv है, ये हमें ध्यान रखना है। हम इसमें F इज इक्वल टू ma यानी जो बल होता है उसको हम मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर सिद्ध करते हैं। ये हमारा होगा गति का द्वितीय नियम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु, यहाँ से देखिए
प्रारंभिक वेग से u से सीधी रेखा में चल रही है, एक निश्चित बल F लगने पर उसका वेग होता है। तो एक वस्तु थी जिसका प्रारंभिक वेग क्या था, u था, वो एक सीधी दिशा में चल रही थी, मतलब चल रही है, और t समय बाद, t समय तक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। यानी पहले जो वस्तु का जो वेग था वो u था और सीधी रेखा में वो चल रही थी। t समय तक निश्चित बल F लगाने पर जैसे ही F बल लगाया तो वह वस्तु का वेग कितना हो गया, v के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें प्रारंभिक वेग की बात करेंगे और अंतिम वेग की बात करेंगे। ठीक है, तो संवेग की बात करेंगे, प्रारंभिक संवेग। तो संवेग हमने पढ़ा था अभी P=mv। ठीक है, तो अब अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक संवेग की अगर हम बात करेंगे तो वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो u के बराबर होती है, और जो अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी, वो v के बराबर होती है। तो इसी के बेस पर अगर हम प्रारंभिक संवेग निकालेंगे p तो वो आएगा mu के बराबर, और अगर हम निकालेंगे p2 तो वो आएगा mv के बराबर। तो ये तो हो गया हमारा प्रारंभिक वेग और ये हो गया हमारा अंतिम वेग। ठीक है, तो अब हम संवेग में परिवर्तन की दर निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम P2 यानी हम अंतिम में से, हमेशा हम अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो mv में से हमारा क्या माइनस हो जाएगा, mu माइनस हो जाएगा। तो m हमारा कॉमन आ गया, v माइनस u रह जाएगा ये। तो ये क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन की दर ये आ गई हमारी। अभी हमारी संवेग में परिवर्तन की दर आई है। संवेग में परिवर्तन की दर यानी जब हम दर की बात करते हैं तो यानी mv माइनस यू तो हमारा आया, उसके नीचे हमें t जरूर लेना है। दर की बात जब भी हम करेंगे आप ध्यान रखना, जैसे हम करते हैं वेग की दर, संवेग की दर, त्वरण की दर, किसी की भी दर की बात कर रहे हैं अगर हम चाल की दर, तो दर के लिए अपॉन में आपको टी लगाना है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको बुकों में नहीं मिलेंगी, आपको ये एक लॉजिक की तरह यूज़ करना होता है कि दर की जब भी बात होती है, चाहे वो एक्सेलरेशन की बात हो, चाहे वो संवेग, वेग, त्वरण, किसी की भी बात हो, उसके नीचे आपको अपॉन में टी लेना होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है गति के दूसरे नियम के अनुसार, ये देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गति के दूसरे नियम के अनुसार लगाया गया बल, जो बल होगा F यानी वो किसके होगा, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। ये जो साइन होता है इसे हम बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर समानुपाती में जो राइट हैंड साइड में होती है और जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, अगर ये वाली चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और अगर ये वाली चीज़ घटेगी तो ये भी घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, अगर ये वाली चीज़ बढ़े तो ये घटती है और ये वाली चीज़ घटे तो ये बढ़ती है। वो भी हम आगे देखेंगे, अभी हम समानुपाती की बात कर रहे हैं सिंपल। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती किसके बराबर हो गया, संवेग में परिवर्तन के दर के। ठीक है, अब हमने पढ़ा था पहले कि जो त्वरण होता है A, वो होता है v माइनस यू अपॉन में टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। ठीक है, तो A की जगह हम v माइनस यू अपॉन में टी की जगह A रख सकते हैं। तो F जो है हमारा, जो F है वो किसके बराबर आया था, अभी हमारा F इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था mv माइनस यू अपॉन में टी के बराबर आया था। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें पता है हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो हमने k लगा दिया, m लगा दिया, v माइनस यू, और ये t पहले से था। इस v माइनस यू टी की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो F इक्वल टू के एम ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंचने वाले हैं अपने गणितीय गणना के प्रूफ करने। अब हम k है, तो अगर हम k इक्वल टू 1 ले लें तो F क्या आ जाएगा बेटा हमारा, F इक्वल टू एम ए आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि जो बल होता है वो त्वरण और जो मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही गति का द्वितीय नियम है जो गणितीय गणना उसकी करता है। यानी गणितीय गणना की अगर बात हो तो F इक्वल टू एम ए आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है। मास की क्या होगा यूनिट किलोग्राम और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट आ गई, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, निकालने आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने समझ लिया। अब हम गति के दूसरे नियम की जीवन में प्रयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरे नियम में इस लंबी ऊंच कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। देखिए आपको पता होगा जब लंबी ऊंच या लंबी कूद की जो बात होती है तो एकदम से प्लेयर दूर से आता है और वो क्या करता है, बहुत दूर से आता है। और जब वो बहुत दूर से आता है तो वो अपने वेग को क्या कर लेता है, तेज कर लेता है। वेग को तेज करने से उसका संवेग बढ़ेगा, और संवेग बढ़ने की वजह से खिलाड़ी का बालू या कुशन पर जो वो कूदेगा तो उसके अंदर जो
बालू पे वो जो बल लगेगा वो बहुत अधिक लगेगा, जिस मतलब कि वो कूदने पर उसको चोट ना लगे। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना, इसके लिए भी बहुत तेज़ी से वेग चाहिए होता है। अगर वो अपने हाथ का वेग तेज़ ना करे तो कहीं ना कहीं बल तेज़ नहीं लगेगा और वो टूटेगा नहीं। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपेटने में हाथ को पीछे खींचना, देखिए जितना ज़्यादा कोई भी खिलाड़ी है अगर वो अपने हाथ पे कैच करते वक्त जितना ज़्यादा नीचे की ओर ले जाएगा हाथ को और लपकेगा, आपने देखा होगा बहुत पीछे ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कहीं ना कहीं संवेग को वो कम कर रहे होते हैं, संवेग को कम कर रहे होते हैं, यानी वो उनके हाथ पे अगर वो बहुत आगे से बॉल को लपकेंगे तो उनके हाथ पे चोट लग सकती है। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचना, आपने को पता होगा कि अगर आप अपने आपको हाथों में गोली दे दी जाए फौजियों को या पुलिस वालों को और कहे कि भाई चलाओ हाथ से मारो सिर्फ गोली को बिना बंदूक के, तो क्या गोली कभी भी करेगी? इफेक्ट नहीं करेगी। उसके संवेग को उसके जो पी होता है हमारा संवेग पी इक्वल टू एम वी होता है, मास तो बहुत ज़्यादा होता ही है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा के उसके वेग को बढ़ा कर इतनी तेज़ी वेग से जा रही होती है कि जो भी उसके रास्ते में आता है तो गोली का वेग इतना तेज़ होता है कि जहाँ भी वो लगेगी वो उसको चीरती हुई वो आगे चली जाएगी। तो ये सभी के सभी गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन थे। उदाहरण के तौर पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल्दी से आप देखें इसको। 5 किलोग्राम वस्तु, मास कितना दिया हुआ है आपको 5 किलोग्राम, 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है, 2 सेकंड समय दिया हुआ है आपको, ठीक है। एक वस्तु के वेग का 3 मीटर से पर सेकंड, देखिए बढ़कर, तो बढ़कर की जब बात हो रही है तो u कितना हो गया हमारा, u हो गया हमारा 3, यानी इनिशियल प्रारंभिक हमारा हो गया 3 और v कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो u और v भी पता है। अब ये बोल रहा है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें और इस बल को 5 सेकंड के आरोपित किया जाए, मतलब टाइम अगर 2 सेकंड से 5 सेकंड कर दिया जाए तब बल कितना होगा। तो दोनों ही केस में बल निकालना है हमें, बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। u पता है हमें, देखिए v पता है, t पता है, तो m f इजिकल टू अभी हमने पढ़ा क्या होता है, f इजिकल टू हमारा होता है m v माइनस यू अपॉन में t। कुछ बच्चे कहेंगे सर k कहाँ गया, k को हम 1 मान ले रहे हैं, तो इसमें आप सभी वैल्यू रखेंगे तो ये देखिए f आ जाएगा, m पता है हमें, v भी प्रारंभिक अंतिम सब पता है, t भी पता है। दूसरे केस में आपको क्या करना है, दूसरे केस में t 5 सेकंड है आपका, ठीक है, और जो अंतिम वेग है, जो अंतिम वेग है, देखिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जो क्या नाम है आपका डिफरेंस है, आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइम को चेंज करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रखी है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मिस्टेक यहाँ पर हो रखी है, यहाँ +3 लिखा हुआ है, +3 नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वर्कशीट में गलती है ये। तो इसमें FT अपॉन में m ना होते हुए ये हमें क्या निकालना है, देखिए f जो होता है वो होता है हमारा m v माइनस यू अपॉन में t के, तो FT नहीं सही है ये ठीक दे रखा है, तो FT हो गया हमारा और नीचे m आ जाएगा हमारा, ठीक है, और v माइनस यू हमारा यहीं रहेगा, तो u को उठा के हम उधर ले जाएंगे तो u प्लस हो जाएगा हमारा, v हमें निकालना है क्योंकि दूसरे केस में वस्तु का अंतिम वेग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से समझ ले, फॉर्मूला आ जाएगा FT/m प्लस यू के, और सबकी वैल्यू रख देंगे तो v आपका आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड में 10 न्यूटन। तो इसका स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आई होगी, इसके सभी आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, और नहीं तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगली वीडियो में जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वर्कशीट की लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।